नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम जीएस विथ क्वेश्चंस सीरीज 4 लेकर आए हैं। क्लियर है? और इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी अमेजिंग सेशन होगा। इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग पूर्वी तट का। यह पूछा गया प्रश्न है पूर्वी तट का। किस तट का भाई? पूर्वी तट का उत्तरी भाग को पूर्वी तट का उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? यह प्रश्न है भाई आप लोगों का। पूर्वी तट का उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो यह ज्योग्राफी का हम एक प्रश्न लिए हैं जो मैप बेस्ड है। पिछले सीरीज में भी हम जो ज्योग्राफी का प्रश्न लिए थे वो मैप बेस्ड था, और मेरा लक्ष्य है कि मैप के साथ प्रश्न को अच्छे से हम लोग समझें। अगर आप मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम एक मैप बना रहे हैं। पहले आप लोग मैप को देखिए, और यहां से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो फिर कई प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग। ये भारत का पूर्वी तट हुआ और ये भारत का पश्चिमी तट हुआ। ये तो आप लोग को पता है भाई। आइए, यहां पर जो ये बिंदु है ये है कन्याकुमारी। ये बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से यहां तक जो है बिंदु, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यहां तक ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक का जो ये तट है ये तमिलनाडु तटीय क्षेत्र है। तमिलनाडु तटीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? तमिलनाडु तटीय क्षेत्र। क्लियर है? क्या कहेंगे इसको हम लोग? तमिलनाडु तटीय क्षेत्र। और इसी का जो नाम है कोरोमंडल तट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कौन तट भाई? कोरोमंडल तट। यह क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा गया है कि कोरोमंडल तट पूर्वी तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर। तो आप लोग को कंसेप्ट बनाना है कि तमिलनाडु पूर्वी तट पर स्थित है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु तटीय क्षेत्र को कहते हैं। तो ये अगर आप लोग कर पाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पूर्वी तट का सबसे नीचे वाले तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्लियर है? अब आइए, विशाखापट्टनम से ये महानदी के मुहाने तक, महानदी के मुहाने तक, किसके मुहाने तक? महानदी के मुहाने तक का ये जो तटीय क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। तो विशाखापट्टनम से महानदी के मुहाने तक वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि पूर्वी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो अब बताइए आप लोग, पूर्वी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। इसका विस्तार कहां से कहां तक है भाई? विशाखापट्टनम से महानदी के मुहाने तक। क्लियर है आप लोगों का? तो ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि पूर्वी तट का निचला भाग को क्या कहते हैं, क्या आंसर देंगे? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट।
क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। मानसून, भारत में दो तरह के मानसून आते हैं, आप लोग को पता ही है। एक को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। भाई क्लियर? उत्तर पूर्वी मानसून जो है ये शीत ऋतु में, ये भी क्वेश्चन है भाई आप लोगों से कि उत्तर पूर्वी मानसून किस ऋतु में आती है? आंसर क्या होगा? शीत ऋतु। और दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में। क्लियर है? किस ऋतु में भाई? ग्रीष्म ऋतु में। ध्यान रखना है, ये जो मानसून है ये किस राज्य में वर्षा कराती है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और किस तटीय क्षेत्र में? आंसर होगा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए आप लोग। तो अब आप बताइए कि कोरोमंडल तटीय क्षेत्र पर कौन मानसून आती है? ये क्वेश्चन अगर हम आप लोग से पूछें, आप लोग का आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। तो कोरोमंडल तट पर वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार मानसून कौन है? ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, बता देंगे? या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह किस मानसून के कारण होती है? आप लोग का आंसर क्या होगा? बताइए भाई। तो आप लोग का आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर? अब आइए, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये ग्रीष्म ऋतु में आती है, और सबसे पहले, आगे भी अभी हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले मालाबार तट पर आती है, मालाबार तट पर आती है। और अगर राज्य पूछे तो केरल, राज्य पूछे तो केरल, तट पूछे तो मालाबार तट। तो अब आप लोग बताइए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा या सर्वप्रथम मानसून किस तट पर आती है? दक्षिण पश्चिम मालाबार तट। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के किस राज्य में पहली वर्षा होती है? तो आप लोग का आंसर होगा क्या? बताइए। केरल। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है आप लोग को। तो ये हम कराए आप लोग को पूर्वी तट। कौन तट भाई? पूर्वी तट। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो पूर्वी तट पे दो तट था हम लोगों का, एक को कहते थे उत्तरी सरकार और दूसरे को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्लियर? अब आइए, अब हम लोग करते हैं पश्चिमी तट। यहां से भी आप लोग को बार बार प्रश्न रहता है, कौन तट भाई? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में हम लोग को देखना है सबसे पहले कि ऊपर में जो है वो गुजरात से लेकर दमन दीव तक, ये गुजरात से लेकर दमन दीव तक, इसको कहते हैं गुजरात राज्य तटीय क्षेत्र, गुजरात राज्य तटीय क्षेत्र। और गुजरात राज्य तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा काकरा पर तट, काकरा पर तट, काकरा पार तट। तो गुजरात तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? काकरा पार तट। तो अब आप बताइए कि पश्चिमी तट में सबसे ऊपर में कौन हो गया? तो काकरा पार तट। किस राज्य के तटीय क्षेत्र को कहते हैं? तो गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। और वो कहां तक विस्तृत है? आंसर होगा दमन, दमन एवं दीव तक, दमन एवं दीव तक। तो ये पहला तट हुआ, ये पहला तट हुआ हम लोगों का। कौन भाई? काकरा पार तट। क्लियर है? कहां से कहां तक? तो गुजरात पूरे से लेकर दमन एवं दीव तक। उसके बाद है गोवा तक। तो दमन एवं दीव से लेकर गोवा तक ये जो तट है ये कहलाता है महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र,
महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो अच्छे से याद रखना है आप लोग को, कोंकण तट। कोंकण तट। तो महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से। क्लियर है भाई? चलिए अब गोवा से लेकर मंगलोर तक, मंगलौर तक, गोवा से लेकर कहां तक भाई? मंगलौर तक, इसको कहते हैं कर्नाटक तटीय क्षेत्र। कर्नाटक तटीय क्षेत्र, इसको किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक तटीय क्षेत्र। क्लियर है? कर्नाटक तटीय क्षेत्र। और फिर यहां से लेकर ये केरल, यहां से लेकर यहां तक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केरल, केरल तटीय क्षेत्र। केरल तटीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? केरल तटीय क्षेत्र। और ध्यान रखिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं? तो मालाबार तटीय क्षेत्र। मालाबार तटीय क्षेत्र। क्लियर? तो अब आप बताइए कि पश्चिम तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। सबसे ऊपर कौन है? काकरापार तट। उसके बाद कौन है? कोंकण तट। उसके बाद कौन है? कर्नाटक तट। और उसके बाद कौन है? तो मालाबार तट। भाई क्लियर? अब ऊपर से नीचे अगर क्रम मिलाने के लिए दे दे तो ये भी आप लोग कर पाएंगे। केरल तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो मालाबार। कर्नाटक वाले को कर्नाटक तटीय। दमन दीव से गोवा तक जो महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गुजरात से लेकर पूरा दमन एवं दीव तक को किस नाम से जानते हैं? तो काकरापार तटीय क्षेत्र। पहला बात क्लियर है? चलिए अब अभी आप लोग को पढ़ाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस तट पर आती है? आंसर क्या होगा? मालाबार तट। और दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में आती है? आंसर क्या होगा? केरल। यह क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे अब? बिल्कुल। चलिए अब ध्यान देना है आप लोगों को कि एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण कि मालाबार तट पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। मालाबार तट पर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। और आप लोग को पता है केरल नारियल के उत्पादन के लिए फेमस है। तो लेटेराइट मिट्टी किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी क्वेश्चन अब आप लोग कर पाएंगे। किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? आप लोग बोलेंगे नारियल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? तो लेटेराइट मिट्टी की जरूरत होती है। क्लियर? एक क्वेश्चन और है, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज, भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। वो कौन है भाई? थोरियम। तो अगर आप लोग से पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा आणविक खनिज कौन पाया जाता है? आंसर क्या होगा? थोरियम। और ये किस तट पर? तो आंसर होगा मालाबार तट पर। किस तट पर भाई? मालाबार तटीय क्षेत्र पर। मालाबार तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे भाई। चलिए अब ध्यान रखिएगा कि ये जो महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र, यहां पर एक स्थान है मुंबई हाई। क्या नाम है इसका? मुंबई हाई। तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहां होता है?
तो मुंबई हाई। और मुंबई हाई किस तट पर है? तो कोंकण तट पर या महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र में। याद रखिएगा, कोंकण तट पर या महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र पर। क्लियर है? एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, याद रखिएगा, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह है, सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ये किस तट पर स्थित है? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? आंसर होगा हम लोगों का महाराष्ट्र तट या कोंकण तट। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, वो किस तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आप लोग से पूछता है। अब हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या आंसर देंगे भाई बताइए? आंसर होगा आप लोगों का कोंकण तट या महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र। क्लियर है? अब आइए, एक बंदरगाह है मंगलोर से थोड़ा ऊपर, न्यू मंगलोर। बंदरगाह का नाम क्या है? न्यू मंगलोर। अब बताइए सबसे पहला कि न्यू मंगलोर बंदरगाह किस तट पर है? कर्नाटक तट पर। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस तट पर है? आंसर क्या देंगे? कर्नाटक तट पर। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार, किसका व्यापार? लौह अयस्क का व्यापार। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का व्यापार, लौह अयस्क का व्यापार किस बंदरगाह से होता है? यह क्वेश्चन पूछ दे, किस बंदरगाह से होता है? आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? न्यू मंगलौर बंदरगाह। और न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां स्थित है? किस तट पर स्थित है? आंसर क्या देंगे? कर्नाटक तट। क्लियर है? तो यह बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से पश्चिम तटीय प्रदेश में या पश्चिम तटीय क्षेत्र को कितने भागों में हम लोग बांटे हैं? तो 4 भागों में। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जैसे आप लोग से पूछ देगा मुंबई हाई किस तट पर स्थित है? आप लोग का आंसर क्या होगा? कोंकण तट पर। न्यू मंगलोर कहां स्थित है? आप लोग का आंसर क्या होगा? कर्नाटक तट पर। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह से। क्लियर है? भारत में सर्वप्रथम मानसून किस तट पर आती है? आंसर क्या होगा? मालाबार तट। भारत में सर्वप्रथम मानसून किस राज्य में आती है? आंसर क्या होगा? केरल। क्लियर है? और केरल वाले तट को ही क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार तट। भाई क्लियर? अब बताइए, अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक पश्चिम तट में जो तटीय क्षेत्र का क्रम है वो बताइए। फर्स्ट क्या बताएंगे? काकरापारा तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कर्नाटक तट और चौथा मालाबार तट। भाई क्लियर? तो इस तरह से पश्चिम तट और पूर्वी तट से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो हम यहां पर आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग से देखते हैं, बराबर पूछता है, इस क्वेश्चन को भी यहां देख लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है भारत के तटीय राज्य कितने हैं? एक क्वेश्चन है, मैप से ही रिलेटेड है, इसको भी यहीं पर करवा देते हैं आप लोग को। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो कितने तटीय राज्य हैं, अगर ये क्वेश्चन हम लोग से पूछे तो अब इसको मैप में समझिए। भारत के तटीय राज्य, तो आप लोग बताइए भाई कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं? आंसर दीजिए, हम सुन रहे हैं। क्लियर है? आप लोग आंसर दीजिए। आंसर हम सुन रहे हैं और विद्या माता की कसम है आप लोगों को, आंसर अगर नहीं देंगे तो आप लोगों के लिए यह अच्छा नहीं होगा।
तो आंसर दीजिए भाई, प्लीज आंसर दीजिए, हम आंसर सुन रहे हैं। तो अब आप बताइए कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं? भारत के तटीय राज्य कितने हैं, यह क्वेश्चन है हम लोगों का। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो अब आप लोग का आंसर आ चुका है और आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग का आंसर है 9। कितने भाई? 9। तो 9 तटीय राज्य हैं। देखिए कौन कौन 9 तटीय राज्य हैं। एक नंबर, क्लियर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, क्लियर? 5, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अब आप लोग बताइए कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर 9। आप लोग सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से करना है आप लोगों को। अब आइए, फर्स्ट कौन है भाई? तो आंसर होगा गुजरात। क्या आंसर देंगे? गुजरात। क्रम भी देखिएगा, क्रम मिलाने के लिए दे सकता है आप लोग को। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, क्लियर? 7वां आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, तेलंगाना समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है, तेलंगाना समुद्र तटीय राज्य नहीं है। 8 नंबर उड़ीसा और 9 नंबर पश्चिम बंगाल। तो हमको लगता है कि अब अगर आप लोग को पश्चिम तट पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाने के लिए दे दे, क्या आप लोग मिला पाएंगे? एक बार मेरे साथ बोलिए भाई। उत्तर में कौन है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, क्लियर? ये हुआ पश्चिम तट। अब पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये पूर्वी तट के राज्य हुए 4। अब पूछे पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? तो 5 + 4 कितने? 9। तो कितने तटीय राज्य हैं? तो 9। क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है आप लोग को। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? आंसर होगा गुजरात। क्या आंसर देंगे? गुजरात। और न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य अगर पूछे तो आंसर होगा गोवा। तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात। और सबसे कम किसकी है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? गोवा। क्लियर? तो आज हम 3 तरह के प्रश्न को लेकर आप लोगों के साथ उस पर चर्चा किए। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर मेरा प्रयास अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो यह भी कमेंट में बताएं, तभी तो सुधार की गुंजाइश होगी। क्लियर? तो चलिए मित्रों, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, धैर्य रखिए, निराश मत होइए और पढ़ाई में लगे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।